हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांडास डाटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट दैट इज डाटा फ्रेम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल क्लास 12 का सिलेबस है 2020-21 सेशन का। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट जो है फिलहाल हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का सीरीज वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस पार्ट की स्टार्टिंग से पहले भी मैंने आपको बताया था हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, वो हमारी 30 मार्क्स की आ रही है। तो यानी कि 70 में से 30 मार्क्स सिर्फ एक ये सिंगल यूनिट कवर कर रही है और बाकी के 40 मार्क्स से बाकी तीनों यूनिट से आएगा। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में सिलेबस कौन कौन सा हमारा कवर होता है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन हमारा कवर हो रहा है। इसमें इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पांडास डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक कवर किया है। हमारे सिलेबस में 2 डाटा स्ट्रक्चर है पांडास लाइब्रेरी के, सीरीज एंड डाटा फ्रेम। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम सीरीज और डाटा फ्रेम का बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं। सीरीज की क्रिएशन और उसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, फंक्शंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वगैरह। सिमिलरली डाटा फ्रेम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर नमपाई लाइब्रेरी में 2 डायमेंशनल एरे को बहुत अच्छी तरह से समझाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और डाटा फ्रेम का टॉपिक समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम डाटा फ्रेम वाले टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारी डाटा फ्रेम की क्रिएशन, उसकी एक्सेसिंग, आइट्रेशन, उसमें कॉलम्स और रोज को ऐड करना, डिलीट करना, रिनेम करना, हेड टेल फंक्शन यूज करना, इंडेक्सिंग, जॉइनिंग, मर्जिंग, कॉन्कैटिनेशन वगैरह है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट का जो बेसिक वाला पार्ट है डाटा फ्रेम का उसे कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमारे डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशंस कवर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, ऑपरेशंस आ जाते हैं, इसी तरीके की सारी चीजें जो हैं वो उसमें कवर होती हैं। और थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में है। तो बेसिकली आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, डाटा फ्रेम्स की क्रिएशन वाला पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि डाटा फ्रेम जो है वो होते क्या है। तो डाटा फ्रेम जो है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अभी इससे पहले जो हमने पांडास लाइब्रेरी का डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा वो हमने सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा था, और सीरीज ऑब्जेक्ट्स जो थे वो समझने काफी इजी थे, यूज करना उन्हें इजी था। बट कई बार क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैपेबल नहीं हो पाते उनके साथ डील करने के लिए। तो इसलिए रियल टाइम डाटा को स्टोर करने के लिए कई बार हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और उसी चीज के लिए पांडास लाइब्रेरी ने हमें क्या प्रोवाइड किए हैं, और डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि डाटा फ्रेम एंड पैनल्स। जो डाटा फ्रेम होते हैं वो हमारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हमारे हिट्रोजेनियस डाटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज 2D एरेज, जो हमने नमपाई लाइब्रेरी में पढ़े थे। लेकिन जो एरेज होते हैं हमारे, एरेज हमारे होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, यानी कि एरे में सारे एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे होते हैं। लेकिन डाटा फ्रेम जो है वो हिट्रोजीनियस कलेक्शन होती है। डाटा फ्रेम के एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं। सिमिलरली सीरीज जो थी वो भी पांडास लाइब्रेरी का डाटा स्ट्रक्चर थी, बट सीरीज के केस में भी हमारे पास एलिमेंट्स जो होते थे वो बेसिकली सेम होते थे जितना हमने पढ़ा, बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं पढ़ी। लेकिन डाटा फ्रेम जो है उसमें हमारी जो कलेक्शन होती है वो हिट्रोजीनियस डाटा होता है। पैनल्स जो है वो हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि अगर हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो वहां हम पैनल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन पैनल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ सीरीज और डाटा फ्रेम पढ़ने हैं। तो
सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम डाटा फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली किस पे बेस्ड है, डाटा फ्रेम पे बेस्ड है। डाटा फ्रेम के कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी सिलेबस दिखा के बताया है कि पहले हम डाटा फ्रेम का बेसिक पार्ट कवर करेंगे, यानी कि डाटा फ्रेम की क्रिएशन कैसी होती है, उसे यूज करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, उस पे बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डाटा फ्रेम पे होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे डाटा की मैचिंग करना, उसकी ब्रॉडकास्टिंग करना, या फिर उसके बाइनरी रिडक्शंस कैसे होते हैं और कंबाइनिंग कैसे होती है अलग अलग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स की। ये थोड़े से ऑपरेशंस जो हैं डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम पहले वाले सारे पार्ट को कवर करेंगे तो धीरे धीरे हम उस पेज को कवर कर लेंगे और ये सारी चीजें जो हैं वो हम इजीली समझ पाएंगे। हम हर चीज का साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे ताकि कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। अब डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो हमारे 2 डायमेंशनल एरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो डाटा जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, 2 डायमेंशनल वे में स्टोर होता है, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं डाटा किस फॉर्म में स्टोर है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर है। वो एक टेबुलर स्प्रेडशीट के जैसे होता है, ठीक है। इसे हम लेबल्ड एरे भी कहते हैं। लेबल्ड एरे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम के लिए जरूरी नहीं है कि इंटीजर इंडेक्सेस होने चाहिए। हम अपनी मर्जी से कोई भी लेबल रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डाटा फ्रेम की 2 डायमेंशनल एरे के साथ क्या सिमिलैरिटी है कि वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल 2 डायमेंशनल एरे के जैसे होता है। डाटा जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके अलावा उसकी सीरीज से क्या सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे जो हमारे ये कॉलम के इंडेक्सेस होते हैं और जो ये हमारे रो वाले इंडेक्सेस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, और अगर इंटीजर हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि ये 0 से लेके साइज -1 तक हो। ये हमारे इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल डाटा होगा वो हम ले सकते हैं। Which is actually an ordered collection of columns। तो डाटा फ्रेम को हम ordered collection of column भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो कॉलम वाइज स्टोर होता है। Where columns में स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि डाटा फ्रेम जो होते हैं वो हमारी हिट्रोजीनियस कलेक्शन होती है। अब हिट्रोजीनियस कलेक्शन तो होती है, लेकिन हिट्रोजीनियस के ऊपर भी यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो अलग अलग कॉलम्स हैं उनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे 0th कॉलम है, तो मान लीजिए 0th कॉलम में हमारा इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर है, फर्स्ट कॉलम में हम फ्लोट टाइप का डाटा ले सकते हैं, सेकंड कॉलम में हम स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं, थर्ड में हम लेबल्स ले सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि ये 0th जो एक सिंगल कॉलम है, इसी कॉलम के अंदर हम एक वैल्यू, एक रो में हमने इंटीजर ले लिया, दूसरे में फ्लोट ले लिया, थर्ड में हमने स्ट्रिंग ले लिया। इस टाइप की कलेक्शन आप नहीं कर सकते। वह कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप, यानी कि सिर्फ कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एक कॉलम के अंदर सारा डाटा जो है वो सेम तरीके का होना चाहिए। डाटा टाइप कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने यही दिया हुआ है कि क्योंकि डाटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल एरे के जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसे समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल एरे कैसा होता है, ठीक है। तो हम नमपाई लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जो नमपाई लाइब्रेरी पे बेस्ड थी, बट स्टिल मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करवा देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट ने नमपाई लाइब्रेरी के बारे में नहीं पढ़ा है या वो स्टूडेंट्स भूल गए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज कि हमारे जो 2 डायमेंशनल एरे होते थे वो कैसे होते थे, 2 डायमेंशनल एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे। अब यहाँ पे इस लाइन को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप में एरे होता है, क्योंकि अभी अभी देखो ऊपर आपने डाटा फ्रेम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। तो या तो आप कॉलम्स की कलेक्शन कह रहे हो या रोज की कलेक्शन कह रहे हो। अगर हम एरे को ऐसे मान ले कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ रोज है, तो फर्स्ट रो जो है वो क्या है, अपने आप में एक एरे है, ठीक है। जनरली जब भी हमने लिस्ट पढ़ा था या स्ट्रिंग पढ़ा था उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते थे, तो वैसे ही अगर 2D
एरे को हम कंसीडर करें, उसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, रोज और कॉलम्स। तो अगर हम रोज को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट रो यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी अपने आप में एक एरे है, सेकंड रो जो है वो भी अपने आप में एक एरे है, थर्ड रो भी अपने आप में एरे है। या फिर अगर हम एरे के कॉलम एलिमेंट्स को कंसीडर करें तो भी हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो भी अपने आप में एक एरे है, सेकंड कॉलम जो है वो भी एरे है, थर्ड कॉलम जो है वो भी एक एरे है। तो बेसिकली हर एलिमेंट जो है वो अपने आप में अलग से एक एरे है। अगर हमने एक एरे लिया है, एरे ए एम एंड एन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। m by n टेबल विल बी क्रिएटेड विद m रोज एंड n कॉलम्स, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? हमेशा जब भी हमारे पास 2D स्ट्रक्चर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे होते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m मल्टीप्लाई बाय n एलिमेंट्स। आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये m-1 या n-1 मत लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और 5 ही हमारे पास कितनी है? रो है। तो इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? जब यहाँ पे फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट, सेकंड रो में 5 एलिमेंट, थर्ड रो में 5 एलिमेंट, फोर्थ में भी 5 और फिफ्थ रो में भी 5 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, यानी कि 5 रोज मल्टीप्लाई बाय 5 कॉलम्स। तो जब भी हमारे पास 2D स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यही आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ 2D एरे कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे पता चल सकते हैं? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे A7 9 इज कैलकुलेटेड एज 7 into 9। कि अगर एक एरे जो है वो 7 by 9 का एरे है, यानी कि हमारे पास 7 रोज हैं एंड 9 कॉलम्स हैं, यानी कि हर रो में हमारे पास 9 एलिमेंट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 7 9 63। मल्टी डायमेंशनल एरे की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारी 2 डायमेंशनल एरे होती है। इज एन एरे हैविंग सिंगल डायमेंशनल एरेज एज इट्स एलिमेंट। क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में जो है वही सेम चीज जो फर्स्ट लाइन थी कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। तो डाटा फ्रेम की स्टार्टिंग के लिए एरे के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी थी, तो वो यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि जो डाटा फ्रेम है वो 2D एरे की तरह टेबुलर फॉर्म में होता है। नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम रोज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डाटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि डाटा फ्रेम की हमारी जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डाटा फ्रेम जो है वो हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेबल्ड होता है। अब आ जाते हैं उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? इट हैज 2 इंडेक्सेस और वी कैन से 2 एक्सेस। सीरीज में हमारे पास एक ही एक्सेस था, एक ही रो होती थी, उसमें अलग अलग एलिमेंट होते थे और उसका जो इंडेक्स होता था उसे हम इंडेक्स ही कहते थे। बट क्योंकि डाटा फ्रेम के केस में हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं? 2 इंडेक्सेस हैं। एक इंडेक्स हमारा रो के लिए हो गया, एक इंडेक्स हमारा कॉलम के लिए हो गया, या फिर हम 2 एक्सेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट एक्सेस जो होता है वो रो होता है, जो हमारा एक्सेस 0 पे होता है। ये हम एरे के केस में, जिन लोगों ने एरे पढ़ा है 2D एरे को डिटेल में numpy लाइब्रेरी में, उनके लिए ये चीज बहुत जानी पहचानी होगी। उनको आई थिंक ये स्टेटमेंट पढ़ के कुछ भी नई चीज नहीं लग रही होगी। आप लोग जिन्होंने numpy लाइब्रेरी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं रिपीट करके बता देती हूँ कि जब भी आप मैथ में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हो। आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या होते हैं? एक्सिस 0 और एक्सिस 1। तो एक्सिस 1 जो होता है वो एक्सिस 0 जो होता है वो हमारी रोज को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस 1 जो होता है वो हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब रोज किस तरीके से होती हैं? रोज हमेशा जो होती हैं वो हमारी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारी होते हैं कॉलम्स।
रोज जो है वो एक्सेस 0 होता है हमारा और कॉलम्स जो होते हैं वो एक्सेस 1 होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, conceptually it is like a spreadsheet where each value is identifiable with the combination of rows and column index। अब यहाँ पे हर एलिमेंट जो है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, रो और कॉलम दोनों के इंडेक्स को मिला के आइडेंटिफाई होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यही हमारे पास एक एरे है, इसमें हमने 3 रो ली और ये मान लीजिए मैंने 3 इसमें कॉलम बना लिए, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास नो एलिमेंट हो गए, ये जो डार्क एरिया आप देख सकते हो। तो अगर मुझे इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, मान लीजिए मेरे पास रो नंबर है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड, और ऐसे ही कॉलम जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे कैसे एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ये कह दूंगी कि रो 1 का एलिमेंट है तो हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट जो है वो रो 1 के हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कह देती हूँ कॉलम 1 का एलिमेंट है तो ये वाले तीनों ही एलिमेंट कॉलम 1 के हैं। ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या डेफिनेशन देनी पड़ेगी, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यानी कि हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों इंडेक्सेस की जरूरत होती है। तो अब सीरीज में तो हमारे पास एक ही इंडेक्स होता था तो हम उसे सिंपल इंडेक्स कह देते थे। अब यहाँ जब 2 इंडेक्स हैं तो अगर दोनों को ही इंडेक्स बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसलिए हमने दोनों एक्सेस के इंडेक्सेस को अलग अलग नाम दे दिया। जो रो इंडेक्स होता है उसे हम सिंपली बोल देते हैं इंडेक्स, और जो कॉलम इंडेक्स होता है उसे हम जनरली क्या बोल देते हैं, कॉलम नेम, या फिर हम नॉर्मली सिर्फ कॉलम वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो रो इंडेक्सेस के लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे और कॉलम इंडेक्सेस के लिए हम कॉलम नेम यूज करेंगे। द इंडेक्सेस कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग अनलाइक एरेज, ठीक है। एरेज के केस में हमारे पास जो इंडेक्सेस होते थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होते थे और 0 से स्टार्ट होकर साइज -1 तक जाते थे। बट डाटा फ्रेम के केस में इंडेक्सेस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि आप सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो हमारे ये सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है, सीरीज के केस में भी हमारा जो इंडेक्सेस हैं वो किसी भी स्ट्रिंग के हो सकते हैं, लेटर्स के हो सकते हैं, नंबर्स के हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे डाटा फ्रेम में भी जो इंडेक्सेस हैं वो कोई भी लेबल हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, लेटर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक सीरीज वाला पार्ट नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार पांडास डाटा स्ट्रक्चर का जो सीरीज वाला पार्ट है उसे एक बार डिटेल में जरूर स्टडी करें। वो आपकी सिलेबस की यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है और आपको पता है यूनिट 1 कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। इस सीरीज वाले चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को numpy लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। numpy लाइब्रेरी में अगर आपने 2D एरे अच्छे से पढ़ा है तो आपको डाटा फ्रेम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, there is no condition of having all data of same type across columns, कि डाटा फ्रेम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सारे कॉलम्स का डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। इट्स कॉलम कैन हैव डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कि डाटा फ्रेम के अलग अलग कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया, सेकेंड कॉलम में स्ट्रिंग टाइप का, थर्ड कॉलम में फ्लोट टाइप का। आप इसे रियल टाइम एग्जांपल से कनेक्ट भी कर सकते हो। मान लो आप अपनी क्लास की एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने सभी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर किया है, तो उस लिस्ट में आपको स्टूडेंट्स का नाम भी चाहिए, स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी चाहिए और उनके मार्क्स भी चाहिए। तो नाम वाला कॉलम आपका स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, रोल नंबर वाला इंटीजर हो जाएगा और जो मार्क्स वाले कॉलम होंगे वो फ्लोट टाइप के हो जाएंगे। तो जब हमें इस टाइप का डाटा स्टोर करना है तो हम सिंपल 2D एरे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सारा डाटा सेम डाटा टाइप का होना चाहिए। जब हमें अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग तरह का डाटा टाइप चाहिए तो वहां हमारे लिए डाटा फ्रेम यूज हो गया। अब जब हमारा नाम वाला जो कॉलम है तो ऑब्वियसली हमारा नेम जो है वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा, तो नेम वाला जो पूरा कॉलम है उसका डाटा टाइप तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसका भी डाटा टाइप जो है वो सेम रहेगा। इस तरीके से डाटा फ्रेम जो है उसके एक सिंगल कॉलम का डाटा टाइप जो है वो सेम होता है, लेकिन जो अलग अलग कॉलम्स है उनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी, वी कैन इजीली चेंज द वैल्यूज ऑफ अ डाटा फ्रेम, दैट इज इट इज
वैल्यू म्यूटेबल। वैल्यू म्यूटेबल, सबसे पहली चीज तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। म्यूटेबल होता है जिसे चेंज किया जा सके और इम्यूटेबल होता है जिसे चेंज ना किया जा सके। तो यहाँ पे हम डाटा फ्रेम जब क्रिएट करते हैं, हमने डाटा फ्रेम में वैल्यूज स्टोर कर दी, तो उसके बाद हम डाटा फ्रेम की वैल्यूज को इजीली चेंज कर सकते हैं और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू म्यूटेबल बोलते हैं। यानी कि डाटा फ्रेम की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, डाटा फ्रेम्स जो हैं वो वैल्यू म्यूटेबल है। सीरीज भी हमारी वैल्यू म्यूटेबल होती थी, हमने इजीली उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर लेते थे। साथ ही साथ जो डाटा फ्रेम्स होते हैं वो हमारे साइज म्यूटेबल भी होते हैं। साइज म्यूटेबल का मतलब क्या है कि एक बार क्रिएट करने के बाद आप डाटा फ्रेम के साइज को चेंज कर सकते हो। और साइज क्या होता है, रोज या कॉलम। तो हम डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। वी कैन ऐड और डिलीट रोज कॉलम्स इन अ डाटा फ्रेम एंड डाटा फ्रेम्स आर साइज म्यूटेबल ऑल्सो। एरेज जो होते थे हमारे वो साइज म्यूटेबल नहीं होते थे। एक बार जो हमने एरे क्रिएट कर दिया उसके बाद हम उसकी वैल्यू, उसके साइज को चेंज नहीं कर पाते थे, सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होती थी। तो एरेज जो होते थे वो वैल्यू म्यूटेबल होते थे, लेकिन डाटा फ्रेम जो है वो साइज म्यूटेबल भी होते हैं। तो ये हो गई हमारी डाटा फ्रेम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद ये हमें डाटा फ्रेम के कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं कि अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे ये एक फर्स्ट डाटा फ्रेम दिया है जिसमें हमारे रो इंडेक्सेस जो है वो इंटीजर में है 0 1 2 3 4। कॉलम्स के इंडेक्सेस जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड मैक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हर कॉलम का डाटा टाइप जो है वो अलग अलग है। सिमिलरली ये एक डाटा फ्रेम है जिसमें वैल्यूज तो सारी अभी एट प्रेजेंट 0 स्टोर है, लेकिन इसमें रो इंडेक्सेस हमारे सिंगल लेबल्स हैं ABCD और कॉलम इंडेक्सेस भी ABCD हैं, लेकिन वो कैपिटल में है। यहाँ पे ऐसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रो और कॉलम इंडेक्सेस अलग अलग ही होने चाहिए, वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये स्मॉल में ABCD लिया हुआ है, तो अगर यही हमने यहाँ कॉलम में भी ले लिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद ये भी अगेन हमें डाटा फ्रेम ही शो किया गया है। इसमें आपको सारी चीजें जो है वो हाईलाइट करके भी बता दी हैं। ये वाला जो है ये हमारा 0th एक्सिस है, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक्सिस 0 होती हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो हमारा एक्सिस 1 होता है और उन्हें हम, उसके इंडेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ये हमारे सारे जो हैं वो मेल्स, फीमेल्स, पर्सन्स, रूरल, अर्बन, ये सारे हमारे कॉलम नेम हैं और ये हमारे इंडेक्स लेबल हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ ही टेबल में जो डाटा स्टोर है वो हमारा क्या है, डाटा वैल्यूज है। और ये जहाँ पे नैन स्टोर है वो क्या है, हमारी मिसिंग वैल्यूज है। नैन की फुल फॉर्म होती है नोट अ नंबर। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है या एट प्रेजेंट कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है, जैसे मैंने अभी जो रियल टाइम एग्जांपल आपको बताया कि अगर आप अपनी क्लास के मार्क्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में एब्सेंट था, तो उसने बाद में एग्जाम दिया है, उसका पेपर अभी तक चेक होके आया नहीं है, उस स्टूडेंट के मार्क्स अभी तक हमें नहीं पता। जब हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया तो उस स्टूडेंट के मार्क्स की जगह हम क्या डाल देंगे, नैन डाल देंगे, यानी कि अभी तक जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स हमें पता नहीं है। तो जब भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो उनके लिए हम नैन कीवर्ड यूज करते हैं। ये कीवर्ड हमारा numpy लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं क्रिएशन पे। अब हमने डाटा फ्रेम के बारे में इनफ पढ़ लिया है कि डाटा फ्रेम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है उसकी क्रिएशन और उसका डिस्प्ले। तो क्रिएशन में जो सबसे पहले हमें करना होता है, जो हमने सीरीज में भी किया है, numpy लाइब्रेरी में भी किया है, कि जब भी हम किसी भी लाइब्रेरी को यूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब डाटा फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो पांडास लाइब्रेरी का है, तो डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा।
लेकिन पांडास के साथ साथ हम numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी के कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो numpy लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोडिंग करनी शुरू करें, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले हमें दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट पांडास एज pd एंड इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट पांडास एंड इंपोर्ट numpy भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एज करके हम एलियास नेम क्यों जनरेट करते हैं, ताकि हमें हर बार पूरा नाम ना लिखना पड़े, सिंपली 2 अल्फाबेट से हमारा काम चल जाए। आप चाहो तो यहाँ सिंगल अल्फाबेट भी दे सकते हो, ताकि आपको टाइपिंग में और कम टाइम लगे, लाइक इंपोर्ट पांडास एज p, इंपोर्ट numpy एज n। आप सिर्फ इतना भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। सबसे पहली चीज, डाटा फ्रेम को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में हमें डाटा फ्रेम को स्टोर करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल। अब उसके बाद सबसे पहले लाइब्रेरी नेम दैट इज पांडा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, या तो यहाँ पे आप पांडास लिखोगे या pd लिखोगे, सिर्फ पांडा जो है वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि लाइब्रेरी का नाम पांडास है और यहाँ हमें लाइब्रेरी नेम ही यूज करना होता है। तो या तो पूरा नाम यूज करो पांडास, और या फिर जो उसका निकनेम आपने चूज किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने pd लिया है तो आप यहाँ pd यूज करोगे। पांडास डॉट मेथड का, फंक्शन का नाम जो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और उस फंक्शन का नाम हमारा डाटा फ्रेम ही है। डाटा फ्रेम की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, और इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि डाटा फ्रेम का D भी कैपिटल है और F भी कैपिटल है। फंक्शन के नाम हमें सेम उसी सिंटेक्स में यूज करने होते हैं जिसमें वो लाइब्रेरी में डिफाइंड है। यहाँ पे अगर आप सिंपली डाटा फ्रेम लिख देते हो सारा स्मॉल केसेस में, तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर सारा कैपिटल केसेस में लिख दोगे वो भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होता है कि डाटा फ्रेम की स्पेलिंग सही हो, उसका D और F जो है वो कैपिटल हो। तो लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम। अब उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे हमारे राउंड ब्रैकेट। हर फंक्शन के साथ जो है वो राउंड ब्रैकेट जुड़े होते हैं। तो ये स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट है आपका, ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है। अब इसके साथ इसके बीच में हमें आर्गुमेंट क्या देने हैं, हम यहाँ पे 3 आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसमें से सिर्फ एक आर्गुमेंट जो है वो कंपल्सरी होता है, बाकी दोनों आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल होते हैं। दैट इज हमारी चॉइस है कि हम उन्हें करना चाहते हैं या फिर नहीं। सबसे पहला आर्गुमेंट है अ 2D डाटा स्ट्रक्चर। हमें पता है जो डाटा फ्रेम्स हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, तो डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए भी हमें उसके अंदर कोई ना कोई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरीज, एरेज, सीरीज, उसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि जिससे भी हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है हम वो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पास ऑन करें। उसके बाद के जो दोनों आर्गुमेंट्स हैं वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलम्स एंड सेकंड वन इज इंडेक्सेस। यानी कि अगर हमें रो लेबल प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए हम ये इंडेक्स आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमें कॉलम लेबल्स प्रोवाइड करने हैं तो हम कॉलम्स इज इक्वल टू करके कॉलम नेम्स की सीक्वेंस दे देंगे, और रोज के लिए इंडेक्स इज इक्वल टू करके रो नेम्स की सीक्वेंस दे देंगे। पर ये हमारी चॉइस है, क्योंकि अगर हमने इन्हें स्किप कर दिया, मान लीजिए हमने कॉलम नेम या रो नेम कुछ भी नहीं दिया, हमने सिंपली एक डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि डिफॉल्ट इंडेक्सेस जनरेट हो जाते हैं। और डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल एरे के जैसे होते हैं, दैट इज 0 से शुरू होते हैं और साइज -1 तक जाते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ साथ सिर्फ कॉलम नेम्स दे दिए, तो उस केस में क्या होगा कि कॉलम नेम्स तो जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो आ जाएंगे, और रो इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे 0 से साइज -1 तक। अगर हमने कॉलम स्किप कर दिया और सिर्फ इंडेक्स प्रोवाइड किए, तो इंडेक्स हमारे वो हो जाएंगे जो हमने प्रोवाइड किए हैं, और कॉलम्स 0 से लेके साइज -1 तक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यही सब बताया हुआ है कि फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो हमारा मतलब अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो डाटा फ्रेम की क्रिएशन के लिए जो हम ये 2D स्ट्रक्चर पास ऑन करेंगे उसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल डिक्शनरी की हेल्प से। उस डिक्शनरी में क्या होगा कि डिक्शनरी हैविंग लिस्ट, डिक्शनरी और एनडी एरेज और सीरीज ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। डिक्शनरी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डिक्शनरी में डाटा जो है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। वहां पे अगर हमारी डिक्शनरी की वैल्यूज जो हैं वो लिस्ट
या फिर डिक्शनरी या फिर एरे या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो उस टाइप की डिक्शनरीज को हम कहते हैं टू डायमेंशनल डिक्शनरीज। तो या तो हम उनकी हेल्प से डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, या फिर हम टू डायमेंशनल एरे की हेल्प से डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट की हेल्प से, या फिर किसी और डाटा फ्रेम, यानी कि पहले से एक डाटा फ्रेम क्रिएटेड है उसी की हेल्प से हम दूसरा डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। नाउ फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी की। टू डायमेंशनल डिक्शनरी की हेल्प से जो है वो हम सबसे पहले डाटा फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे। अब टू डायमेंशनल डिक्शनरीज होती क्या है, सबसे पहले आपको वो चीज बताई गई है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और टू डायमेंशनल डिक्शनरी इज अ डिक्शनरी हैविंग आइटम्स एज की वैल्यू वेयर वैल्यू पार्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप। जहां पे जो डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर है उसमें जो वैल्यू है वो किसी और डाटा स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यानी कि या तो वो अलग से कोई डिक्शनरी हो, या फिर कोई एरे हो सकता है, या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर लिस्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी होती है वो क्या होती है कि हमारे पास जितनी भी लिस्ट है, या मतलब चाहे हम एरे ले रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं, सीरीज या डिक्शनरी जो भी हम ले रहे हैं, वैल्यू पार्ट में हमने जो भी डाटा स्ट्रक्चर लिया है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए और सबका डाटा स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होना चाहिए। यानी कि जो की वैल्यू पेयर की फर्स्ट वैल्यू है, मान लीजिए उसमें हमने लिस्ट ली है, तो हमारे जो बाकी की कीज हैं उनकी वैल्यू भी हमारी लिस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए, और जितनी भी लिस्ट है उन सब की लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू पार्ट ऑफ ऑल द कीज, कि जितनी भी कीज है उन सबका वैल्यू पार्ट जो है वो शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इक्वल लेंथ, कि जितनी भी कीज है उन सबकी वैल्यू का डाटा स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए और लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब आपने 11th क्लास में डिक्शनरी वाला चैप्टर पढ़ा था कि डिक्शनरी के केस में कीज पे ये रिस्ट्रिक्शन होती थी कि कीज का डाटा टाइप जो है वो सेम होता है, लेकिन वैल्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि वैल्यूज जो है वो अलग अलग डाटा टाइप की, अलग अलग लेंथ की हो सकती है। बट जब हम एक 2D डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और वो भी उस पर्पज के लिए कि हमें एक डाटा फ्रेम बनाना है उससे, तो उस केस में हमें वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है कि हमारी वैल्यूज जो है उन सबका स्ट्रक्चर जो है सेम हो और सबकी लेंथ जो है वो इक्वल हो। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, सबसे पहले हमने लिस्ट और एरेज की हेल्प से क्रिएट किया है। हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। अब इस डिक्शनरी में हमने मतलब जो हमें डाटा फ्रेम बनाना है एट द एंड, उस डाटा फ्रेम में हमारा डाटा क्या चाहिए कि हमने स्टूडेंट के नाम स्टोर किए हैं, उनके मार्क्स स्टोर किए हैं, और वो किस गेम में इन्वॉल्व है वो हमने स्टोर किया है। तो हमने डिक्शनरी की कीज क्या क्या ले ली, स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट। की फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा स्टूडेंट नेम शो करेगा, सेकंड कॉलम मार्क्स, और थर्ड कॉलम जो है वो उनका गेम जो भी उनका स्पोर्ट्स है वो सेलेक्ट करेगा। अब ये तो हमारी कीज थी, कीज के साथ जो है वो वैल्यू एसोसिएटेड है। अब वो वैल्यू जो है वो हमें वो वाली वैल्यूज देनी है जो उस कॉलम के अंडर आएंगे। तो सबसे पहला कॉलम नेम हमने स्टूडेंट लिया है, तो स्टूडेंट नेम्स हमने यहाँ लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए, रुचिका, नेहा, मार्क, गुरजोत, जमाल। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं। तो हमारी जो बाकी की कीज है उनकी भी जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे ये वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में थी, तो इन दोनों कीज की वैल्यू भी लिस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए, और उनमें भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो पहले हमने मार्क्स स्टोर किए, ये देखिए मार्क्स वाली जो हमारी लिस्ट है उसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 79.5, 83.75, 74, 88.5, 89। अब यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज मत होना कि कुछ वैल्यूज इंटीजर है कुछ फ्लोट में है, बिकॉज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की हेल्प से वैल्यूज जो है वो अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये 74.0 और ये 89.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वाला कॉलम, इसमें भी हमने लिस्ट में 5 वैल्यूज स्टोर किए हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स एंड कबड्डी। तो अब ये जो है हमारी 2D डिक्शनरी जो है रेडी हो गई।
डिक्शनरी में हमारे पास 3 कीज हैं और उनकी वैल्यूज जो है वो स्टोर है। यहाँ पे ये है डिक्शनरी को डिस्प्ले करवा दिया, dict1 हमने डिक्शनरी बनाई थी, dict1 को डिस्प्ले करवाया, तो ये हमारी डिक्शनरी है। अब हमें इस डिक्शनरी से क्या करना है, डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो मेन काम जो होता है वो डिक्शनरी क्रिएट करने का ही होता है, क्योंकि डाटा फ्रेम के लिए तो हमें सिर्फ एक मेथड यूज करना है, pd डॉट डाटा फ्रेम, और ब्रैकेट में हमने क्या पास कर दिया, dict1। तो इससे ये डिक्शनरी 1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए, हमने जब ये dict1 पास किया, इसके साथ ना हमने रो लेबल प्रोवाइड किए, ना ही हमने कॉलम नेम्स प्रोवाइड किए, बट जो हमारी डिक्शनरी की कीज होती हैं, जैसे ये स्टूडेंट था, मार्क्स था, स्पोर्ट्स था, तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं हमारी, वो हमारी बन जाती हैं कॉलम नेम। और इंडेक्सेस जो हैं हमारे, क्योंकि इंडेक्सेस नहीं है तो वो हमारे डिफॉल्ट जनरेट हो जाते हैं 0 से लेके साइज -1 तक। बट जब भी हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो हमारे कॉलम नेम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे कॉलम नेम्स बन गए, मार्क्स, सपोर्ट एंड स्टूडेंट, और इसके साथ रो इंडेक्सेस हमने नहीं दिए थे तो वो हमारे 0 1 2 3 4 आ गए, और ये हमारा एक्चुअल डाटा आ गया। अब ये देखिए 79.50, इसके साथ ये फर्स्ट वैल्यू थी 79.5, इसके साथ फर्स्ट वैल्यू स्पोर्ट्स में क्या थी, क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा क्रिकेट ही आया है। और हमारे स्टूडेंट में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, रुचिका, तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो क्या स्टोर हुई है, रुचिका हुई है। यानी कि हमेशा एसोसिएटेड वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। 83.75 ये हमारी यहाँ पे सेकंड वैल्यू थी, इसके साथ सपोर्ट कौन, गेम बैडमिंटन था, नेम नेहा था, तो वही यहाँ पे हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम में भी स्टोर हुआ है। तो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ही हमेशा स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको नोटिस करनी है, वो ये कि जब डिक्शनरी क्रिएट की थी तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट दिया था, फिर मार्क्स दिए थे, फिर उसके बाद उसका सपोर्ट दिया था। अब हमें पता है कि डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होती है, तो क्योंकि ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होती है तो ये कभी जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने सीरीज को क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, सबसे पहले मार्क्स डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद गेम्स, और उसके बाद स्टूडेंट नेम, क्योंकि ये हमेशा जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है, तो पहले एम, देन एसपी एंड देन एसटी। अब इसके बाद, क्योंकि जब हमें रियल टाइम सिचुएशन में लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो हमारा ये स्टैंडर्ड होता है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम ही देते हैं, उसके बाद मार्क्स या फिर उसके जो भी गेम है, उसके बाद हम बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये काम अपने आप से तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड है, तो उसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, ना कि जिस ऑर्डर में हमने प्रोवाइड किए हैं उस ऑर्डर में आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव क्या होता है, ये यहाँ पे डायग्राम में आपको वही चीज समझाई गई है जैसे जैसे क्रिएशन हुई है, जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया। आप एक बार इस पार्ट को रीड भी कर सकते हैं अगर आप रीड करना चाहें तो। अगर हमें ये चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसके साथ कॉलम नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये क्या प्रोवाइड किया था, pd डॉट डाटा फ्रेम डिक्ट, लेकिन यहाँ हम डिक्ट के बाद कोमा लगा के कॉलम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि कॉलम नेम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्क्स, सपोर्ट एंड स्टूडेंट्स, तो हम इन्हीं कॉलम का जो ऑर्डर हमें रिक्वायर्ड है हम वो ऑर्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लिस्ट जो है वो इजीली, मतलब हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, जिस ऑर्डर में हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो। अब इसके बाद ये नेक्स्ट चीज जो हमें दी हुई है, अभी जो लास्ट था हमारा उसमें हमारे इंडेक्स आपने देखा था, यहाँ पे इंडेक्स जो जनरेट हुए वो कैसे थे, 0 1 2 3 4, यानी कि डिफॉल्ट वो जनरेट हुए थे एरेज की तरह, क्योंकि हमने प्रोवाइड नहीं किए थे। तो अगर हमें इंडेक्सेस जो है वो खुद से प्रोवाइड करने हैं, we can specify our own indexes too by specifying a sequence of index in the data frame function। अगर हमें खुद के रो लेबल्स प्रोवाइड करने हैं तो हम उन्हें डाटा फ्रेम फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम वही चीज, pd डॉट डाटा फ्रेम, सबसे पहले सीक्वेंस पास की dict1, उसके बाद रो लेबल के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या होता है, इंडेक्स, तो हमने इंडेक्स पास किया, और इंडेक्स में हमारे यहाँ पे हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये
कि हमारी लिस्ट में, हर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स थे? 5 एलिमेंट्स थे, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। यहाँ पे जब भी हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी से हमें साइज पता चल जाता है। अब हर लिस्ट में क्योंकि 5 एलिमेंट है तो यानी कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। और क्योंकि हमारी 3 ही की है तो नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो जब भी हम एक्सप्लिसिटली कॉलम या कॉलम इंडेक्सेस या रो इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे इंडेक्स जब प्रोवाइड करेंगे तो हमें 5 ही इंडेक्स प्रोवाइड करने हैं, अदरवाइज ये हमें एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हमने 5 इंडेक्सेस जो है प्रोवाइड कर दिए और वही हमारे रो इंडेक्सेस जो है शो हो गए। If you specify the index sequence, Python will take indexes from index sequence। कि जब भी हमने इंडेक्स सीक्वेंस प्रोवाइड की होगी तो पाइथन जो है डिफॉल्ट जनरेट नहीं करेगा, वो हमारी इंडेक्स सीक्वेंस से इंडेक्सेस जो है ले लेगा। बट द नंबर ऑफ इंडेक्सेस गिवन इन द इंडेक्स सीक्वेंस मस्ट मैच द लेंथ ऑफ द डिक्शनरीज वैल्यूज। कि हमने जो इंडेक्स सीक्वेंस पास की है उसकी लेंथ जो है वो किससे मैच होनी चाहिए? जो हमारी डिक्शनरीज की वैल्यू थी उनकी लेंथ से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल गिव एरर। अदरवाइज हमें एरर मिल जाएगा कि हमारी लिस्ट जो है वो मैच नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपको एक कोड का स्निपेट लगा के दिखाया है, यही सेम एग्जाम्पल लिया है pd.dataframe dict1, बट यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कितनी वैल्यूज दे दी? 6 वैल्यूज दे दी, जबकि हमारे पास कितनी रोज थी? सिर्फ 5 रोज थी। तो इस केस में हमें एरर मिल गया। शेप ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 3,5, क्योंकि डिक्शनरी में क्या थे? 3 कॉलम थे और 5 रो थी, लेकिन इंडेक्सेस जो है वो किस फॉर्म में आए हैं? 3,6 की फॉर्म में आए हैं। तो इसलिए इससे हमें क्या मिल गया? एरर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2D डिक्शनरीज, जिसमें वैल्यूज जो है डिक्शनरीज उसकी हेल्प से है। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि डिक्शनरीज मतलब डाटा फ्रेम क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो क्या है? इंपोर्ट करना है हमें। तो दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas as pd, then import numpy as np। अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम हमें डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। डिक्शनरी का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। आपकी बुक में dict1 था, हमने dict ले लिया, या आप सिंपल डी भी यूज कर सकते हो। जो भी हमारी मर्जी हो हम वो नेम यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी हम करली ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसके अंदर की वैल्यू फॉर्म में डाटा देंगे। जो बुक में एग्जाम्पल था या तो हम वही करके देख सकते हैं, या फिर हम कोई भी रियल टाइम एग्जाम्पल जो है वो करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट स्टोर कर रहे हैं अपनी क्लास के, तो उसमें हमें 3 कॉलम्स कौन कौन से चाहिए? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो पहला कॉलम हमें नेम की फॉर्म में चाहिए, तो हम नेम ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें नेम की वैल्यूज लेनी है। तो हम मान लीजिए 4 स्टूडेंट का ही डाटा एट प्रेजेंट स्टोर कर रहे हैं, तो हम 4 स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं। नाम हम सिंपल ले लेते हैं, ज्यादा लंबे लंबे नहीं लेते हैं। 3rd स्टूडेंट के लिए हमने सी ले लिया, एंड देन 4th स्टूडेंट का नेम हमने यहाँ पे डी ले लिया। तो ये हमारे जो है चारों स्टूडेंट्स के नाम हो गए। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया, की भी दे दी, वैल्यूज भी दे दी। सेकंड एलिमेंट से पहले हमने क्या लगा दिया? कोमा। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे, अगेन की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आएंगे। सेकंड में हमें क्या स्टोर करना है? रोल नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया रोल नंबर। अब इसके साथ हमें इसकी वैल्यूज देनी है। 4 स्टूडेंट है, चारों स्टूडेंट के रोल नंबर दे देंगे। मान लीजिए हमने रोल नंबर ले लिए, हमारे पास 10 रोल नंबर, 12 रोल नंबर, 15 रोल नंबर और 18 रोल नंबर। एट प्रेजेंट हमारे पास इन्हीं 4 रोल नंबर्स का डाटा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इनके मार्क्स स्टोर करने हैं। तो नेक्स्ट की जो हमने ले ली वो क्या ली? मार्क्स। कॉलन लगा के इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। अगेन 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें प्रोवाइड करने हैं। 100 में से डाटा है मान लीजिए, तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हमने 67 ले लिए, देन 86,
देन 98 एंड 82, ये चारों स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। अब ये हमारी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई। डिक्शनरी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तीनों की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा नेम और उससे एसोसिएटेड लिस्ट, देन रोल नंबर उससे एसोसिएटेड, देन मार्क्स। अब पहले हम इस डिक्शनरी को ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि कहीं इसमें तो कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर इसमें कोई भी इश्यू होगा तो पहले हम उसे ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब भी हम कोई लेंदी या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमारे पास सिंटैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो उस केस में हमें जो है साथ साथ प्रोग्राम को रन करके देखते रहना चाहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें एरर पता चल जाए। अब मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट करवा के रन ना करवाऊं, सिंपली इससे आगे डाटा फ्रेम भी क्रिएट कर दूं, तो मे बी आपके लिए एरर को ट्रेस करना जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को रन करवा के देख लेते हैं कि ये जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये सक्सेसफुली रन हो गया, हमारी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो गई है, यानी कि ये सही से काम कर रहा है, डिक्शनरी में कोई एरर नहीं है। अब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करने हैं। डाटा फ्रेम के लिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया df। क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, लाइब्रेरी नेम डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम का डी कैपिटल। ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस में आने लग जाता है, तो आप इसी को भी यूज कर सकते हैं। डाटा फ्रेम का डी भी कैपिटल है, एफ भी कैपिटल है। अब ब्रैकेट्स में हमें क्या प्रोवाइड करना है, उस डिक्शनरी का नाम जिसे हमने अभी क्रिएट किया है। तो इससे हमारा क्या हो गया, डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट df। अब ये देखिए, जब डिक्शनरी प्रिंट करवाई थी तो सिंपली एक फॉर्म में डिस्प्ले हो गई थी, बट अब जब हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया, ये हमारा किस में प्रिंट होगा, टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ये हमारा डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया। डाटा फ्रेम, अब यहाँ पे देखिए हमारे कॉलम नेम्स क्या क्या है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स जो हमारी डिक्शनरी की कीज थी वो हमारे क्या बन गए, कॉलम नेम बन गए। और हमने क्योंकि रो लेबल्स नहीं दिए थे तो रो लेबल्स हमारे क्या हो गए, 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज क्या है हमारी, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होती, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है। लकीली हमारा जो है वो सेम ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया था, बट ऐसा जरूरी नहीं होता, ये हमेशा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ क्योंकि इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे कैसे जनरेट हो रहे हैं, डिफॉल्ट जनरेट हो रहे हैं। अगर हमें अपने खुद के इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सॉरी, ये हम प्रिंट में एट्रीब्यूट्स देने लगे, हमें डाटा फ्रेम फंक्शन के अंदर यहाँ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करना है। तो यहाँ हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी हमें इंडेक्सेस प्रोवाइड करनी है उसकी हम यहाँ पे सीक्वेंस प्रोवाइड कर देंगे। और इस सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 रोज हैं। तो मान लीजिए 0 की बजाय हम 1 से स्टोर करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास हम जब भी रियल टाइम में काउंटिंग या फिर नंबर स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमें रो के इंडेक्सेस जो है वो 1 2 3 4 चाहिए, तो इसे सेव किया और अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, रो इंडेक्सेस जो है वो चेंज हो गए, पहले यहाँ ऊपर 0 1 2 3 आ रहे थे, अब हमारे क्या आ रहे हैं, रो इंडेक्सेस 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे वही इंडेक्सेस जो है हमारे शो हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। हमने अभी जो किया उसमें हमने क्या किया था कि 2D डिक्शनरी ही थी, बट उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो किस फॉर्म में थी, लिस्ट की फॉर्म में थी। बट अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें 2D डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, डिक्शनरी की फॉर्म में होंगी। बट आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है, एक बार पहले इतना पार्ट आप रिवाइज करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर एक साथ इतना सारा हो जाएगा तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में। अभी हमने पढ़ा डाटा फ्रेम क्या होते हैं, डाटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 2D एरे से उनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं, फिर उसके बाद हमने सिंपल बेसिक मेथड पढ़ा डाटा फ्रेम क्रिएट करने का 2D डिक्शनरी से, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी वो किस फॉर्म में थी, लिस्ट की फॉर्म में थी। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि 2D डिक्शनरी में जब वैल्यूज डिक्शनरी की फॉर्म में है तब उसे हम कैसे क्रिएट करें। तब तक के लिए आप इतना पार्ट जो है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियोस जो है वो कैसी लग रही।
बाय बाय।